नमस्कार भैया और बहनी। और जब आता है पेपर में नंबर कम तो पड़ती है लाठी, होता है इधर और उधर से फाल्ट। आपके ना हो फाल्ट उससे पहले पढ़ लीजिए क्या होता है एसिड बेस एंड साल्ट। जी हाँ साथियों, क्योंकि एसिड बेस एंड साल्ट ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। ये एसिड बेस एंड साल्ट गारंटी के तौर पर कहता हूं, यहां से आपका पूरा नंबर आया हुआ है, बस ये आधे घंटे वीडियो देखने की देरी है। ये एसिड बेस एंड साल्ट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही केमिस्ट्री की शुरुआत ही होती है क्या होता है एसिड बेस एंड साल्ट। चलिए आज शुरू करते हैं, मात्र आधे घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। देखो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं। देखो एसिड बेस एंड साल्ट, तो आप देखोगे अपने आरी बगल कुछ केमिकल रखे होते हैं, तो वो केमिकल या तो एसिड होते हैं या तो बेस होते हैं या तो साल्ट होते हैं। अब ये साल्ट आप सोचोगे यार खाने वाला नमक वो कहां से आ गया, तो ये जो नमक होता है ये कई प्रकार के होते हैं। खाने वाला नमक होता है, बहुत तरीके के नमक होते हैं, उसको आगे जानेंगे नहीं तब यही कंफ्यूज आ जाओगे। तो देखो शुरुआत करते हैं हम एसिड से, लेकिन सबसे पहले ये जान जाओ, देखो एक होता है एसिड एक होता है बेस और उसके बीच का होता है न्यूट्रल। जैसे कि एक पिक्चर में होता है हीरो, एक होता है गुंडवा और उसके बीच का होता है हीरोइन। अब देखो हीरो और गुंडवा दोनों हीरोइन के पीछे पड़े रहते हैं, तो ये एसिड और बेस के जो बीच का होता है उसी को हम न्यूट्रल कहते हैं और इसी न्यूट्रल को हम कहते हैं साल्ट। अब आप सोचोगे तो यहाँ न्यूट्रल क्यों नहीं लिख दिया गया चैप्टर में, तो अब देखो एसिड बेस और न्यूट्रल लिखा जाता थोड़ा अड़बंग लगता है, इसलिए एसिड बेस एंड साल्ट लिख दिया, थोड़ा सुनने में भी निक लग रहा है। तो अब देखो ये जो एसिड बेस और बीच का ये होता है न्यूट्रल, इसी को हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ये जो न्यूट्रल होता है ये तो ना तो एसिड की तरह बिहेव करता है ना तो बेस की तरह बिहेव करता है, ये बीच का होता है न्यूट्रल होता है। अब ये न्यूट्रल भी कैसे होता है उसको आगे अभी समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम एसिड से। अब देखो ये जो एसिड होता है ये भैया एक तो केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस का मतलब क्या है, थोड़ा केमिकल केमिकल पंछुर पंछुर टाइप का होता है या पनिया पनिया टाइप का होता है। ये जो एसिड होता है ये टेस्ट में सोर होता है यानी खट्टा होता है। ये जो एसिड होता है क्या करता है, टर्न कर देता है ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि एक तो ब्लू लिटमस आता है। लिटमस एक तरीके का पेपर होता है, ये कागज जो होता है उसी की तरह होता है लेकिन वो अलग कागज होता है। वो क्या होता है, वो ब्लू कलर का होता है। जब इसको हम एसिड में डालते हैं वो ऑटोमेटिक ब्लू से रेड में बदल जाता है, तो आप समझ सकते हो कि वो चीज क्या है, वो एसिड है अगर वो ब्लू से रेड में बदल जा रही है लिटमस पेपर। तो अब देखो ये जो एसिड होता है भैया ये जब भी पानी में जाता है यानी वाटर में जाता है तो ये H+ आयंस निकालता है। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआते हैं और सोचते हैं यार मैं बहुत जगह सुना हूं H+ आयंस निकालता है, होता क्या है, ये कैसे निकलता है, अभी आगे जानेंगे। देखो ये जो एसिड होता है इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में HCl कहते हैं, और हो गया लेमन यानी नींबू, एक होता है टर्मरिन यानी कि क्या होता है, इमली होता है, वो भी भैया एसिड उसमें पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, ये भी एसिड होता है। तो इस तरीके के एसिड के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो ये जो एसिड है, अब इसमें मैंने बताया कि H+ आयंस निकलता है, वो कैसे निकलता है, देखो अगर आप HCl को पानी में डाल दोगे यानी वाटर में डाल दोगे, H2O में डाल दोगे, तो HCl क्या होता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। एक टूट जाता है H+ में, दूसरा टूट जाता है Cl- में, यानी कि जैसे ही HCl पानी में जाएगा तो उसका निकल जाता है, मतलब H+ निकल जाता है। जैसे अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आपका भी निकल जाएगा, मतलब दिल की धड़कन निकलने लगेगी, जीरा निकलने लगेगा। वैसे ही HCl जैसी पानी में जाता है उसका H+ निकलने लगता है और Cl भी अलग हो जाता है। वैसे ही HNO3 है उसका H+ अलग हो जाएगा और NO3- अलग हो जाएगा। तो दोनों में देखोगे क्या पाया जा रहा है, H+ पाया जा रहा है, तो इसलिए ये सब क्या है, एसिड है। इस तरीके से ये H+ आयन निकालता है। तो हमने एसिड की बात कर ली, अब हम चलते हैं बेस की तरफ, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब ये बेस भी केमिकल सब्सटेंस होता है। ये जो बेस होता है ये बिटर होता है इन टेस्ट, यानी कि कड़वा होता है। ये जो बेस होता है ये टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। अभी एसिड जो था वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता था, ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। यानी कि अगर आप रेड लिटमस लोगे और उसको बेस में डाल दोगे तो ब्लू कलर में बदल जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लो आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, कौनो कौनो रिश्तेदार में इतने दुष्ट होते हैं पैसे देख नहीं जाते, तो आपका गुस्सा से मुंह लाल हो जाता है। तो वो लाल क्या दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। इसीलिए कहते हैं कभी ना लो उधार, भाड़ में जाए रिश्तेदार। अच्छा छोड़ो ये सब डायलॉग, आते हैं अपने टॉपिक पर भाई लोग। अरे यार क्या बताऊं, आज सुबह हो गया था पंचर मेरी गाड़ी का टायर, कभी कभी लगता है अपुन है शायर। अरे यार कितना निकल जा रहा है, छोड़ो टॉपिक पर आते हैं। देखो ये जो बेस होता है ये रेड लिटमस को ब्लू बदल देता है, यहां तक जाने। अब देखो ये जो बेस होता है ये जैसे ही पानी में जाता है ना, ये OH- आयंस निकालता है। अब ये कैसे निकालता है, अब इसको आगे जानेंगे। देखो ये जो बेस होता है इसका एग्जाम्पल है जैसे सोप यानी साबुन। अब देखो इसको आंखों में डालो, देखो तीता तीता, सॉरी मतलब जलाने लगता है, और अगर चाट
चाट लोगे तीता तीता लगता है। ये जो बेस होता है ये बेकिंग सोडा भी है, इसका एग्जांपल NaOH भी है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझते हैं कैसे OH माइनस आयंस निकलता है। तो हम मान लेते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में डाल दें तो देखोगे Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस भले से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे इसको आप पानी में डालोगे तो इन टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन उसी में से एक टुकड़ा निकलेगा जो कि रहेगा OH माइनस। ठीक है, तो देखोगे OH माइनस निकला यानी ये बेस है। वैसे ही आप ले लो KOH को, आप जैसे KOH को लोगे जैसे इसे पानी में डालोगे तो ये K प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा, तो ये OH माइनस निकला यानी ये बेस है। अब हम समझते हैं क्या होता है एल्कली। अब देखो ये जो एल्कली होता है ये भैया वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, जितने भी वाटर में सॉल्युबल हो जाए बेस उसे हम एल्कली कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी यही वाला, और हो गया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस और एसिड के बारे में, मतलब एसिड और बेस कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के बारे में कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं अलग अलग। तो ऑकरेंस के बेस पर जो एसिड होता है वो होता है भैया दो प्रकार का, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? तो ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं हमारे अर्थ पर, यानी कि नेचर में पाए जाते हैं। जैसे आपका साइट्रिक एसिड हो गया, यानी कि ये बहुत सारे फ्रूट में और नींबू भी खट्टे फलों में पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक ऐसे एसिड होते हैं जो कि नेचुरली हमारे अर्थ पर नहीं पाए जाते, जैसे कि आपका HCl हो गया। तो अगर आपको अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये कौन से एसिड होते हैं, नाम से ही पता चल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग होते होंगे ये एसिड। यानी कि ये एसिड जो होते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व या फिर डिसोसिएट हो जाते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं ये रिलीज करते हैं मोर H+ आयंस। अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे जैसे HCl और H2SO4 हो गए। अब बात करते हैं वीक एसिड के बारे में। तो वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कि नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, ये कंप्लीटली डिसॉल्व या फिर डिसोसिएट नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। वीक एसिड जो होते हैं ये लेस रिलीज करते हैं H+ आयंस, ये कम H+ आयंस रिलीज करते हैं। वीक एसिड जो रहते हैं अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे जैसे CH3COOH यानी एसिटिक एसिड हो गया, HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब कमजोर एसिड हैं और ये वाले स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, इसके बेस पर कितने प्रकार के एसिड होते हैं। तो इसके बेस पर भी दो प्रकार के एसिड होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कि कंसंट्रेट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये भी। अब कैसे होते हैं देखो, तो ये जो एसिड होते हैं इसके अंदर जो दूसरे पार्टिकल के चीज़ें हैं वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं ऑफ एनी अदर सॉल्यूशन, यानी कोई अदर सॉल्यूशन बहुत कम क्वांटिटी में होता है कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर। ये जो कंसंट्रेटेड एसिड है ये प्योर एसिड कहलाता है। ये जो कंसंट्रेटेड एसिड है इसका एग्जांपल देखोगे जैसे कंसंट्रेटेड HCl। अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं HCl को ऐसे जीभ पे रखूं तो खट्टा खट्टा लगेगा, लेकिन उससे पहले आपकी जीभ ये जला देगा, इतना ये कंसंट्रेटेड इतना स्ट्रांग होता है। बात करते हैं हम डाइल्यूट एसिड के बारे में। तो डाइल्यूट एसिड के अंदर जो दूसरे पार्टिकल की चीज़ें हैं, जो सॉल्यूट हैं, जो वाटर है, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए डाइल्यूट होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है। ये जो डाइल्यूट होता है इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है सॉल्यूट या फिर वाटर की वो स्लाइटली थोड़ी मोर होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। ये जो डाइल्यूट होता है दे आर डाइल्यूट इन नेचर, थोड़ा पतला होता है नेचर में। इसका एग्जांपल देखोगे जैसे डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। अब मूड़ी खजुआ देखोगे यहाँ भी HCl आया था, यहाँ भी HCl आया, तो यहाँ पर डाइल्यूट HCl है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl है, यानी कि इसके अंदर दूसरे पार्टिकल की चीज़ें कम मिली हैं, इसके अंदर ज़्यादा मिली हैं, तो इसलिए ये डाइल्यूट हो गया। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो जैसे कि मान लो पिक्चर में हीरो हीरोइन होता है, तो हीरोइनिया एक बार समय आता है गरिया हीरोक चली जाती है, जब हीरो को नौकरी नहीं मिलती तब क्या होता है हीरो को गम में दारू वारू पीने लगता है। लेकिन जब वो दरुइये पीता है तो ऐसे निछाने दरुइये नहीं पीता है, देखोगे उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेता है। तो पानी इसलिए मिलाता है क्योंकि जब दारू खाली दारू होती है तो बहुत कंसंट्रेटेड में होती है, पी लेगा तो लिवर वो उसका फाड़ देगी दरुइया, इसीलिए वो हल्का सा पानी यानी कि दूसरे पार्टिकल्स मिला लेता है, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी थोड़ा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से उसका लिवर वो बच जाता है। हालांकि पीना नहीं चाहता लेकिन पी लेता है, गम में क्या करेगा, तो वो डाइल्यूट करके पीता, तो उसको थोड़ा पता रहता है, इसलिए आपको भी बता दे रहा, थोड़ा पी लो क्या पता आगे काम आए। तो अब वो दारू पिया ही क्यों, क्योंकि उसकी हीरोइनिया छोड़ के चली गई थी। इसीलिए कहते हैं जहां आपकी इज्जत नहीं वहां जाना उचित नहीं, वो चाहे किसी का घर हो चाहे किसी का दिल हो।
तो आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक हमने बात कर लिया था एसिड के बारे में कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ बेसिस के। अब देखो ये जो बेस होता है, सबसे पहले हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस के बेस पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं बेस, एक होता है ऑर्गेनिक बेस, एक होता है इनऑर्गेनिक बेस। अब ये जो ऑर्गेनिक बेस होता है वो फाउंड होता है नेचुरली ऑन अर्थ, यानी कि ये नेचुरली अर्थ पर हमारे पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो कि जैसे हो गया पायरिडीन। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक बेस, ये जो होता है ये नॉट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ, ये नेचुरली नहीं पाया जाता हमारे अर्थ पर, जमीन पर। इसको भैया वी मेक सिंथेटिकली, हमें इसको सिंथेटिकली खुद से बनाना पड़ता है। अब ये जो इनऑर्गेनिक बेस है, अगर इसका एग्जांपल ले लोगे जैसे NaOH हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी ताकत के बेस पर कैसे होते हैं, यानी कि ताकत के बेस पर कितने तरीके के बेस होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में वो कंप्लीटली डिसोसिएट यानी डिसॉल्व हो जाता है। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये रिलीज करता है मोर OH माइनस आयंस। देखो जो एसिड था वो H प्लस आयंस निकालता था, ये OH माइनस आयंस निकालेगा, लेकिन ज्यादा निकालेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन में निकालता है। इसका एग्जांपल ले लोगे जैसे NaOH हो गया। अब आप मूड़ी खजुआओगे और सोचोगे यार यहाँ इनऑर्गेनिक बेस में भी NaOH लिखो, यहाँ पर भी लिखो। तो आपको मैं बता दूं, देखो ये जो NaOH है ना, ये इनऑर्गेनिक तो है लेकिन साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, इसीलिए यहीं पर इसका एग्जाम्पल आ गया। अब हम बात करते हैं वीक बेस के बारे में। तो देखो वीक बेस जो होता है वो नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि ये पानी यानी एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट डिसॉल्व नहीं होता है। ये जो वीक बेस होता है ये रिलीज करता है लेस OH माइनस आयंस। अब ये जो वीक बेस होता है ये इसका एग्जांपल है जैसे NH3 यानी कि अमोनिया। तो ये हमने बात कर लिया टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के बेसिस पर कितने प्रकार के बेस होते हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के बेस होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड बेस, दूसरा होता है डाइल्यूट बेस। अब देखो जैसे मैंने एसिड वाला बताया था ना, सेम वैसी बेस वाला भी है। अब यहाँ पर बेस आ जाता, वहां पर एसिड आ जाता था। देखो अब यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड बेस है इसमें क्या होता है, इन दिस वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर और सम अदर सॉल्यूट आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें बहुत कम मात्रा में पानी या फिर कोई अदर सॉल्यूट की मात्रा रहती है। इसमें ज्यादातर मात्रा जो रहती है वो बेस की ही रहती है, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लोगे तो जैसे कंसंट्रेटेड NaOH हो गया। अब देखोगे हम बात करते हैं डाइल्यूट बेस के बारे में, तो इसमें जस्ट इसी का उल्टा रहता है, दिस कंटेन वेरी मच अमाउंट ऑफ वाटर और सम अदर सॉल्यूट। इसमें वेरी मच यानी कि कुछ ज्यादा वाटर और सॉल्यूट की मात्रा प्रेजेंट होती है, बेस की मात्रा थोड़ी कम प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, एंड इट्स काइंड थिन बेस, यानी कि थोड़ा पतला होता है और ये वाला थोड़ा मोटा गाढ़ा होता है, ठीक है। अब जैसे अगर आप पानी है उसमें आप चीनी ज्यादा मिलाओगे, एक समय आएगा चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी पानी से, तो पानी देखो गाढ़ा गाढ़ा ऐसा हो जाएगा, चिपचिपा लिबलिबा ऐसा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर वो हो गया कंसंट्रेटेड चीनी, और अगर चीनी की मात्रा कम रहेगी तो डाइल्यूट चीनी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर सेम बेस के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल अगर इसका ले लोगे डाइल्यूट NaOH। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी NaOH है, यहाँ पर भी NaOH, लेकिन ये कंसंट्रेटेड में, ये डाइल्यूट में है, यानी कि इसमें थोड़ी पानी की मात्रा या फिर कोई और चीज की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें थोड़ी कम होगी। तो यह हमने बात कर ली कि कितने प्रकार के एसिड बेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पता लगाया जाता है कि जो एसिड और बेस होता है उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। उसको हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होता है उसको आगे समझते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आता है हमारे इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स ऐसी चीज होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि ये चीज एसिड है कि बेस है। अब आप सोच रहे होगे कि यार हम तो टेस्ट करके बता सकते हैं ना, अगर खट्टा लगा तो एसिड है, तीता लगा तो बेस है। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ एसिड इतने स्ट्रांग रहते हैं, जैसे HCl ले लो। अब आप अपने जीभीए पर रखोगे, खट्टा बताने से पहले आपकी जीभीए जर जाएगी, तो कैसे बताओगे। इसीलिए इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं आपको बताते हैं कि ये चीज एसिड है कि बेस है। तो आप इंडिकेटर्स की डेफिनेशन देख लो, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं
हैं विच चेंज देयर कलर, जो कि अपना कलर को चेंज करके बताते हैं कि ये चीज एसिड है कि बेस है। और कभी कभी ये लोग अपने स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि ये चीज एसिड है कि बेस है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पे चलते हैं। तो इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर से। तो नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, दिस इंडिकेटर डायरेक्टली प्रेजेंट इन नेचर, जो कि हमारे नेचर में डायरेक्टली प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आप लिटमस पेपर ले लो, टर्मरिक ले लो, यानी हेल्दी हो गया। अब जो लिटमस पेपर होता है, ये होता क्या है? देखो, लिटमस पेपर एक तरीके का पेपर होता है। जब आप इसे एसिड में डालोगे ना, तो अगर मान लो ब्लू लिटमस पेपर आप एसिड में डाले तो रेड में बदल जाता है। तो जैसे रेड में बदलेगा तो आप जान जाओगे कि भैया ये चीज एसिड है। और अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डालोगे तो वो ब्लू में बदल जाता है। तो इस तरीके से आप लिटमस पेपर से एसिड बेस पता कर सकते हो। टर्मरिक से भी पता कर सकते हो। टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी को जैसे ही आप एसिड में डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसे बेस में डालोगे तो रेड में बदल जाता है। तो इस तरीके से टर्मरिक, हल्दी से भी पता कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमारे नेचुरली नहीं प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर। इसे हमें क्या करना पड़ता है? खुद से वी सिंथेसाइज देमसेल्फ, यानी कि हमें खुद से इसे बनाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर इसका एग्जांपल लेगो, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थलीन। अब जैसे कि अगर आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो रेड कलर का हो जाता है, बेस में डालोगे येलो कलर का हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन, नाम पढ़ लेना यार, बहुत कठिन है। अगर आप इसे एसिड में डालोगे कलरलेस हो जाता है, बेस में डालोगे तो वॉयलेट हो जाएगा या तो डार्क पिंक कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से आप कलर से भी पता कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अब देखो नाम यार कठिन है, याद करना पड़ेगा। मैं भी याद किया था कोनो जमाने में। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर भी ऐसे गुजरेगी, मैं जान रहा हूँ यार क्या होता है। अब आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपने स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि एसिड बेस कैसा है। ठीक है, तो गिव डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हो गया वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। अब ये जो क्लोव ऑयल है ये लौंग का तेल होता है। अब ये जो वेनिला है, वेनिला यही जो वेनिला आइसक्रीम आती है ना, उसमें भी यूज किया जाता है। अब अगर आप इसे एसिड में डाल दोगे वेनिला एसेंस को, तो इसकी जो स्मेल रहती है बहुत तेज बढ़ जाती है। और अगर आप इसे बेस में डाल दोगे तो इसकी स्मेल लगभग कम हो जाती है, ना के बराबर आती है। अब अगर क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल को एसिड में डालोगे तो इसकी भी स्मेल बढ़ जाएगी। तो अगर स्मेल बढ़ रही है, जान जो ये एसिड है। और अगर बेस में डालोगे तो इसकी जो स्मेल रहेगी वो डिक्रीज होने लगती है। अब ये इंडिकेटर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये पूरा समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अगर देखो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो अब आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि जो एसिड और बेस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ये किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिएक्शन विथ मेटल। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनाता है। तो देखो, जब भी एसिड जो रहता है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो बनाता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहां पर देखोगे एसिड के तौर पर हम ले रहे हैं 2HCl। अब यहां पर आप देखोगे 2 कैसे आ जा रहा है, तो ये सब आपको बहुत पहले सिखाया गया था, 9th में शायद सिखाया गया था। तो उसमें केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया गया था। ठीक है, और कैसे बैलेंस किया जाता है, तो वो आपको आना चाहिए भैया, नहीं तो यार थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर देखोगे 2HCl हमने ले लिया। अगर आपको वो नहीं आता तो आप केमिकल फॉर्मूला बाय डियर गुरु डाल दोगे तो भन्न से मेरी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी, देख के मजा करके ये सब आप बहुत अच्छे सीख सकते हो। तो यहाँ देखो हमने HCl लिया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर हमने Zn ले लिया यानी कि जिंक ले लिया। तो जब भी इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बनाएगा ZnCl यानी कि जिंक क्लोराइड। अब ये जो जिंक क्लोराइड है ये एक तरीके का नमक होता है। अब आप सोचोगे यार ये नमक कैसे है, नमक तो खाए वाला नमक होता है। तो देखो नमक बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो खाए वाला नमक है केवल वही नमक होता है। आपकी पसीनों में नमक होता है, चाट के देख लेना, नुनखार नुनखार लगेगा। तो लगभग हर चीज में नमक पाया जाता है। तो ये है क्या है, ZnCl हो गया। तो ये भी एक तरीके का नमक है, और हाइड्रोजन गैस निकल ही रही है। तो देखो वही चीज बना, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। वैसे जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तब भी बनता है। जैसे कि हमने बेस के तौर पर ले लिया 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हमने जिंक ले लिया। अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट। अब ये जो सोडियम जिंकेट है ये भी एक तरीके का नमक होता है यानी कि साल्ट होता है, खाए वाला नमक नहीं होता है। और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। अब आप देखोगे मूड़ी खजुआक तो दोनों में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो कभी कभी टीचर गुस्सा पूछ लेता है कि यार बताओ कहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये तब पूछता है जैसे मान लो अपने घर अपने वाइफ से झगड़ा उगड़ा करके आया तो ऐसे पूछ लेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बुक में चित्र बनाओगे, वो चित्र उत्र बना देना, और उसके बाद कहना कि देखो भैया जहां से बबल निकल रहा है हाइड्रोजन का, अरे भैया देखो हाइड्रोजन एक गैस है। अब जो गैस होती है वो एक ही जगह
नहीं पड़ी रहती है। अब जैसे कि हाइड्रोजन गैस को आप एक बर्तन में बंद कर दो और जब बर्तन खोलोगे तो हाइड्रोजन गैस ऑटोमेटिक उड़ जाएगी, तो गैस जो रहती है वो हमेशा उड़ते रहती है। अरे देखो, जैसे मान लो आप पीछे से ढुस से निकाले, तो जो ढुस से निकाले ऐसे थोड़ी ना आपके लोअर में पड़ी रहेगी, वो एक समय बाद लोअर से छन छन के ऊपर उड़ने लगेगी और सबके नाक में जाने लगेगी। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जो गैस आप निकाले पीछे से वो ऑटोमेटिक उड़ गई। वैसे हाइड्रोजन गैस वो जो रहेगा वहीं पर नहीं पड़ा रहेगा, तो वहां से ये उड़ने लगेगा और ये जो उड़ता है एक बबल के रूप में ऐसे बुलबुल बुलबुल करके ऊपर आने लगता है। और यही जब आप ऊपर से कैंडल लाते हुए जलती हुई तो ये जो बबल रहता है वो ब्लास्ट करके फटने लगता है और उस ब्लास्ट हुए रूप को हम कहते हैं भैया पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के रूप में फटने लगता है यही जो हाइड्रोजन गैस है और उसी कहते हैं भैया ये जो फट रहा है वो है भैया हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। तो आई होप आप इसके बारे में समझ में आओगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो अब आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, यानी कि जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो सिंपल सी बात भैया, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता है नून, मतलब नमक यानी कि साल्ट, और CO2 और H2O। अब इसका एग्जांपल है जैसे 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिड हो गया। मेटल कार्बोनेट की जगह हमने लिया है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक मेटल कार्बोनेट है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों बनाते हैं 2NaCl जो कि एक नून है यानी नमक है, और CO2 निकलते ही और H2O। तो ये एग्जांपल हो गया मेटल कार्बोनेट का। अब हम आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका देखो कि क्या होता है, जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट, CO2 और H2O। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एसिड की जगह HCl ले लिया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह हमने ले लिया NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं भगवती धरे तो बनाते हैं NaCl यानी कि नून यानी कि नमक यानी कि साल्ट, ठीक है, और CO2 और H2O तो निकलता ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मूड़ी खजुआ के एक बार देख लोगे तो देखो कि CO2 दोनों में निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है। तो CO2 तो होता है गैस, इसे तो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर कौन कह दिए प्रूफ करो कि CO2 निकल रहा है तो कैसे बताओगे। अब देखोगे हम कैसे बताएंगे, तो जो CO2 होता है उसको हम कर देते हैं लाइम वाटर से पास। तो इसको CO2 से हम लाइम वाटर से पास करेंगे, जैसे लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर जो रहेगा वो मिल्की हो जाएगा, दूधहा टाइप का हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, CaCO3 फॉर्म होता है और H2O फॉर्म होता है, और जब इन दोनों से CO2 पास होता है तो बनाता है CaHCO3 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है भगवती तरह दिखाई भी नहीं करता, कलरलेस होता है। तो जब भी कलरलेस फॉर्म हो जाए अंतिम में जाकर तो उसी को हम कहते हैं कि भैया यहाँ से CO2 पास हुआ है। और अगर कलरलेस फॉर्म नहीं हुआ तो जान जाओ वहां से CO2 पास नहीं हुआ है। तो कलरलेस आ गया तो यानी कि CO2 पास हुआ है। अब हम बात करते हैं, अगर कभी भी ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि बेस जो रहता है भगवती तरह मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो जब रिएक्ट करता नहीं है तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टीचर अपने मेहरारू झगड़ा करके आए तो ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा चीज है जो कि रिएक्ट नहीं करता, तो आपको बताना पड़ेगा बी मार के बेस। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये भी हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो अभी तक हमने एसिड को किसी और से रिएक्ट कराया, बेस को किसी और से रिएक्ट कराया, लेकिन मूड़ी खजुआ और अपने पेट से सोचो अगर हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा दे तो क्या होगा। तो यहां पर कुछ अलग ही होगा, लेकिन ये जान जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम से भी, यहां से क्वेश्चन आना तय होता है। तो जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो बनता है भैया नमक और पानी यानी कि सॉल्ट और वाटर बनता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी घर में कहे भैया नमक पानी बना दे दो तो एसिड बेस मिला के दे देना, नमक पानी बन जाएगा। ऐसा करना मत। देखो यहाँ पर हम एसिड की जगह ले लेते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस की जगह हमने ले लिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो अगर इसका रिएक्शन होगा तो NaCl यानी कि नमक बन जाता है और H2O यानी कि पानी बन जाता है। तो कितना आसान है। लेकिन यहां पर आप इसको देखोगे क्या होगा, जब भी ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को हम सिंपल से कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। स्पेलिंग याद कर लेना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई चीज न्यूट्रल हो जाना। न्यूट्रल का मतलब हो जाना थम सा जाना, मतलब ना तो वो एसिड की तरह रहे ना तो बेस की तरह रहे, बीच में आ जाए, ना तो एसिड की तरह बिहेव करे ना तो बेस की जगह, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे गड़िया न्यूट्रल हो जाती है, चल भी नहीं करती है, तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन बहुत जगह काम आता है। जैसे कि मान लो कभी कभी लोग कहते हैं भैया हमारा पेट बहुत तेज जल रहा है, धुआं से स्पाद निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो जब आपका पेट जल रहा है तो ऐसा नहीं आपके पेट में आग लगी है, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो वो क्या करता है हमारे पेट को जलाने लगता है।
तो वही बाद में आप फिर इनो मिलाकर पीते हो। इनो जो रहता है वो बेसिक नेचर का रहता है और आपके पेट में एसिड है ही। तो जब आप इनो पीते हो यानी बेस पीते हो तो वो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, तो आपके पेटों में नमक और पानी बन जाता है, ना तो एसिड रहता है ना तो बेस रहता है, तब आपके पेटों जलना बंद हो जाता है। तो वहां न्यूट्रलाइजेशन यूज किया जाता है, ऐसे बहुत जगह यूज किया जाता है, ठीक है। और अब इस न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में देखोगे इन दिस H+ और OH- आयंस, यानी कि देखोगे एसिड मतलब क्या है H+ आयंस और बेस मतलब OH- आयंस, ठीक है। मतलब पिछले जन्म में आपको मैंने बता दिया था। तो आर इन्वॉल्व टू जनरेट H2O, तो यहाँ पर पानी बनाने के लिए दोनों वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मूडी खजुआ सोच लो, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी एसिड जो है मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक नेचर से रिएक्ट कर रहा है। तो जब एसिड यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी नमक और पानी ही बनाता है, यानी कि सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पर हमने HCl ले लिया और हमने क्या ले लिया CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनाएंगे वाटर बनाएंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है, एक तरीके का वो होता है भैया नमक होता है, और H2O यानी पानी होता है। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो अब आता है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि जब बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तब क्या होता है। तो देखो जो बेस होता है ना वो अक्सर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अभी हमने पहले देखा था एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, लेकिन जो बेस होता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो जो बेस है जब वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है भैया नमक और पानी यानी सॉल्ट और वाटर। अब इसका एग्जांपल है जैसे CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और H2O यानी कि पानी। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, एक तो नमक टाइप का। अब हम बात करते हैं एसिड और बेस में कौन से कॉमन पॉइंट होते हैं और कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं। मेन पॉइंट का मतलब ये वाले मेन पॉइंट, कुछ और नहीं। अब देखो एसिड जो होता है वो होता है भैया H+ आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। वैसे बेस में OH- आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक नेचर के लिए। वैसे जो एसिड होता है ऑल एसिड हैव H+ आयंस, तो बेस जो होता है उनके पास OH- आयंस होता है। अब जो एसिड होता है उसमें जो क्वांटिटी होती है H+ आयंस की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट एसिड में। वैसे जो बेस होता है उसमें भी OH- जो आयंस होते हैं उनकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट बेस में। अब जैसे कि मान लो कोई एसिड है ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो उसमें ज़्यादा H+ आयंस होंगे, कोई एसिड है जो कि कम कंसंट्रेटेड है तो उसमें कम H+ आयंस होंगे। तो इसकी क्वांटिटी भी वेरी कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है अलग अलग एसिड में। तो ये हो गया भैया एसिड और बेस में भी कंपेरिजन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक हमने एसिड और बेस को बहुत जगह डाल डाल कर देख लिया। एक बार हम एसिड और बेस को पानी में डालकर देखते हैं। तो जब भी आप एसिड को पानी में डालोगे तो एसिड के पास होते हैं H+ आयन यानी हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन होते हैं। तो जब भी H+ आयन जाता है पानी के अंदर, तो देखो यहाँ पर मैं एसिड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एसिड के अंदर H+ आयन होते हैं। तो जब भी H+ आयन पानी के अंदर जाता है तो H3O+ फॉर्म कर लेता है, जिसे कि हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पर आप ध्यान देने बात ये है क्यों ये फॉर्म हो रहा है। तो देखो जो एसिड का H+ आयन रहता है वो अकेले हम नहीं रहना चाहता, यानी कि सोचता मैं अकेले ना रहूं, इसीलिए वो क्या करता है किसी के साथ जाकर जुड़ जाता है हमेशा, यानी कि सोचता कौनो न कौनो आ जाए उसके साथ मैं लग जाऊं। अब जैसे आप भी सोचते हो कि घर में अकेले रहूं, लेकिन एक समय आएगा आप भी आ जाओगे, आप भी सोचो कौनो दोस्त आ जाए, मम्मी पापा आ जाए। तो वैसे ये भी क्या करता है, रुको, तो वैसे ये भी क्या करता है H+ आयन जो है वो वाटर के साथ जब भी जुड़ता है तो देखो कि ये H है ये H है, तो ये H के साथ जाकर जुड़ जाता है तो 3 H हो जाते हैं, तो H3O+ हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसको एक प्रैक्टिकल देख लो, जैसे कि मान लो एक कंटेनर है उसमें हमने पानी भरा यानी H2O भरा है। यहाँ पर हमने क्या किया एसिड लाकर डाला जिसका नाम है HCl। अब एसिड है यानी इसमें H+ आयन होंगे, तो जब भी HCl जाएगा इसके अंदर तो इसका जो H है वो जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा तो H3 हो जाएगा। तो देखो कि H3 हो गया, O+ हो जाएगा। अब यहाँ पर Cl भगवती धरा बचा है वो Cl- रहेगा इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे H3O+ फॉर्म हुआ कि नहीं। तो जब भी पानी के अंदर एसिड जाता है तो H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं अगर बेस को पानी में डाला जाए तो क्या होगा, तो OH- आयन फॉर्म होता है, क्योंकि बेस के अंदर OH- आयन होते हैं। जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया उसके अंदर पानी है, अब हमने क्या किया एक ट्यूब लाकर उसमें एक बेस डाला, उस बेस का नाम है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये क्या करेगा जब जाएगा इसके अंदर तो ये Na+ में टूट जाएगा, OH- में देखो OH- फॉर्म हुआ। तो ये होता है बेस के कंडीशन में और ये होता है एसिड के कंडीशन में। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।
तो अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये ऐसा टॉपिक है कि जान जाओ, आपके एग्जाम में से लिखा हुआ आया है, बस यहां से आपको देख के ले जाकर वहां पेस्ट करना है, बस देखने की देरी है। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा चीज होता है जो कि यूनिवर्स में कहीं भी यूज कर लो, ये एक्यूरेट आपको बताता है कि कोई चीज एसिड है कि बेस है। ये आपको अलग अलग कलर शो करके बताएगा कि एसिड है कि बेस है। ये आपको गिनती शो करके बताएगा एसिड है कि बेस है। ये अलग अलग कंसंट्रेशन पे भी बताएगा कि एसिड है कि बेस है। हर चीज ये बताता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ये कई इंडिकेटर का मिक्सचर है, विच शो डिफरेंट कलर, जो कि अलग अलग कलर शो करता है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, जो कि H प्लस आयन के अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर शो करता है। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर देखेंगे, मान लेते हैं ये पीएच स्केल है, रियल में तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो पीएच स्केल है ये कैसे बताएगा? अब मान लो एसिड है, इसको बताना है, तो देखो 0 से लेकर अगर कोई 6 के बीच में गिनती बताता है ये, तो जान जाओ वो चीज एसिडिक नेचर का है। और अगर ये 7 की गिनती बताता है, जान जाओ वो न्यूट्रल और साल्ट है। ठीक है, न्यूट्रल का हो या तो साल्ट का, दोनों का मतलब एक है। अगर वो 8 से लेकर 14 के बीच में गिनती बताता है, वो चीज मान लो बेसिक है। ठीक है, अब जब ये गिनती बताएगा तो ये कलर भी शो करेगा। तो अगर 1 से लेकर 3 के बीच में बताता है तो वो जान जाओ स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है और वो रेड कलर का रहेगा, और मतलब ये रेड कलर शो करेगा, तो आप जान जाना स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3 से लेकर अगर 6 के बीच में गिनती बताता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक गिनती बताता है, तो जान जाओ वो वीक एसिड है, यानी कि एसिड है लेकिन वीक है। तो 3 से लेकर 6, तो लेकिन वो कलर शो करेगा येलो। और अगर 7 बताता है, ये वाला गिनती बताता है, तो जान जाओ वो न्यूट्रल है और ग्रीन कलर बताएगा। और अगर 8 से लेकर 11 तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक गिनती बताता है, तो वो जान जाओ वीक बेस है और ब्लू कलर का बताएगा। और यहां से यहां तक अगर यानी कि 11 से लेकर 14 तक बताता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा और वो वॉयलेट या फिर इंडिगो कलर का बताएगा। तो इस तरीके से ये जो पीएच स्केल है आपको बहुत हेल्प करता है एसिड और बेस पहचानने में, और उसकी कंसंट्रेशन को भी पहचानने में बहुत मदद करता है। तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लो। तो अब हम समझते हैं ये जो पीएच होता है ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा पीएच होता है, ये हमारे बॉडी का भी कुछ ना कुछ पीएच होता है, जो कि होता है 7 से 7.8 के बीच में। इसी के ही बीच में हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करते रहती है, यानी कि हमारे बॉडी थोड़ा न्यूट्रल टाइप का रहता है। ठीक है, न्यूट्रल टाइप का रहता है या फिर हल्का सा बेसिक नेचर का रहता है। और जो हमारा बॉडी रहता है, अगर इसका पीएच चेंज हो जाए तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी रहेगी वो डज नॉट वर्क इफेक्टिवली, हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, हमारे बॉडी का पीएच चेंज होने लगे। और जो हमारा टूथ रहता है, यानी कि दांत रहता है, वो डिके होने लगता है अगर हमारे माउथ का जो पीएच है वो बिकम लेस हो जाए 5.5 से। अगर इससे भी नीचे हो जाएगा तो हमारा मुंह एसिडिक नेचर का हो जाएगा, जिस कारण आपका दंतवा झड़ने लगेगा। और ये जो पीएच होता है ये रेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो रेन होता है अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम एसिडिक रेन कहते हैं। तो वही लोग कहते हैं पहली बरसात है, इसमें मत ना हो, नहीं तो यहाँ से फोड़ा ओड़ा निकल आएगा। तो इसी की वजह से कहते हैं, क्योंकि वो जो बारिश होती है वो उसका पीएच 5.6 से कम रहता है, तो वो एसिडिक नेचर के एसिडिक रेन कहलाता है। और ये जो पीएच रहता है ये प्लांट में भी यूज होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए रहता है। तो हमने पीएच के बारे में पूरा खखोर के चर्चा कर लिया है, एसिड और बेस के बारे में भी कर लिया है। एक चीज बच रही जिसका नाम है सॉल्ट, यानी कि नमक। नून के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो, जो नमक होता है ना, वो क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो देखो, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है सॉल्ट और वाटर बनता है। तो कि मैंने आपको पिछले जन्म में बता दिया था, तो सॉल्ट और वाटर बना, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। तो जब भी देखोगे एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और पनीर थोड़ा बनता है। तो अगर आप इसका एग्जांपल लोगे, जैसे HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने एसिड की जगह ले लिया, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया बेस की जगह, जो कि एक बेस है। तो जब भी इसका रिएक्शन कराओगे तो NaCl बनता है, जो कि आपका एक नमक है, जो कि आपके किचन में भी यही नमक यूज होता है। यही नमक आप खाते भी हो, यही नमक आपकी सब्जी में भी डाला जाता है, दाल में भी डाला जाता है, हर जगह रहता है ये नमक। ठीक है, अब ये जो नमक है ये देखो बन गया एसिड और बेस के रिएक्शन से, और H2O भी बनता है। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन से ही सॉल्ट बनता है। अब अगर सॉल्ट का और एग्जांपल देखोगे तो ऐसा नहीं है केवल खाए वाला नमक होता है, बहुत तरीके के नमक होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब बात करते हैं हम सॉल्ट के केमिकल के बारे में, जो कि आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये जान गए तो एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इस चैप्टर से।
देखो जो सॉल्ट के केमिकल का मतलब क्या है, आपके बुक में 5 प्रकार के दिए गए हैं, जैसे आपका बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरीके के 5 प्रकार के दिए गए हैं। इन्हीं पांचों को पढ़ना, ये होते क्या है, कैसे बनते हैं, इनका क्या यूज होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसको एक नाम से और जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से। इसका अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो NaOH रहता है। अब ये NaOH बनता कैसे और इसका इस्तेमाल क्या होता है, यही चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो जैसे NaOH है, अब ये बनता कैसे है, तो ये बनता है भैया नमक का इस्तेमाल करके। नमक का मतलब NaCl, NaCl का मतलब क्या है, यही जो आप घर में NaCl खाते हो वही वाला। ठीक है, तो ये देखो 2NaCl यानी कि नमक है ये। अब ये जैसी नमक है, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन रहता है, अगर उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या, उसका पानी वाला सॉल्यूशन यानी H2O। तो यहाँ पर हो गया नमक का जो एक्वस सॉल्यूशन है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो डिकम्पोज हो जाता है, और जैसे डिकम्पोज होता है तो ये NaOH बना लेता है, यानी कि यही कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब यहाँ 2NaOH लिखा है तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके पूरा लिखा हुआ है, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इसका जो यूज होता है NaOH का, फालतू में तो साइंटिस्ट को बनाएंगे नहीं, तो इसका इस्तेमाल होता होगा। तो इसका इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को रिफाइन करने में यूज किया जाता है। यूज्ड इन पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो खेतों में दवा ववा डालते हैं कीटाणु मारने के लिए। यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है। यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट को बनाने में यूज किया जाता है। यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर, PVC को भी बनाने में यूज किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत जगह है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब ये बनता कैसे है, तो जब भी क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करोगे तो यही बन जाता है CaOCl2। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, क्लोरीन को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करोगे तो CaOCl2 बन जाता है, और प्लस वाटर यानी पनियो निकलता है। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है भैया यूज्ड इन ब्लीच कॉटन लाइनन वुड पाइप। कॉटन लाइनन वुड पाइप को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी रूप में यूज किया जाता है। यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारा पानी पीने वाला होता है उसमें भी यूज कर सकते हो, मतलब पानी ताकि सुरक्षित रहे। पेपर फैक्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। तो इसके भी कई इस्तेमाल है। तो ऐसे अभी 3 ठोर बाकी उन पर चलते हैं, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आता है बेकिंग सोडा, लेकिन उससे पहले आप सोच रहे होगे क्यों कर दिया आप सेट चेंज, क्या हो आप भोदा। अरे मतलब बेकिंग सोडा के बारे में चलो बात करते हैं। वो यार सेट वो गन्हाने लगा था, इतना देर से पहना था। तो बेकिंग सोडा जो होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से आप इसे बुला सकते हो। ये बनता कैसे है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, जब नमक यानी NaCl और पानी और CO2 को अमोनियम के साथ रिएक्ट कराते हो, तब जाकर आपका बनता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और बनता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आप अपने पेट से इसको देखोगे तो यही है भगवती धरा बेकिंग सोडा। ठीक है, और साथ साथ भगवती धरा ये भी बन जाता है NH4Cl। अब देखो हम बात करते हैं ये जो बेकिंग सोडा होता है इसके क्या क्या यूजेज हैं। तो इसका यूज बहुत अच्छा होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाने में जो कि आपकी फेवरेट होगी, और बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है, एंटासिड बनाने में भी यूज होता है। एंटासिड का मतलब होता है जहां पर एसिड है उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देना, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा होता है ये बेसिक नेचर का होता है, और कहीं एसिड पड़ा है उसमें बेस डाल दोगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो ही जाएगा। तो एंटासिड बनाने में भी यूज किया जाता है इसे, और इसे यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा के बारे में। ये जो बेकिंग सोडा होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये बेसिक नेचर का होता है यानी कि बेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। बेकिंग सोडा है, और अगर आप इसमें टैरेटेरिक एसिड मिला दोगे ना तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग पाउडर की चर्चा मैंने यहाँ पर किया था। तो बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, बस बेकिंग सोडा में टैरेटेरिक एसिड लाकर बना दो, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ये जो भगवती धरा बेकिंग पाउडर हुआ रहता है इसका भी बहुत यूज होता है, जैसे कि यूज किया जाता है इसको केक में, ब्रेड में। तो केक और ब्रेड आप देखोगे बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए यही यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर। अब देखो ये जो हमारा बेकिंग सोडा है ना, इसको भैया जब कुकिंग के दौरान यूज किया जाता है और जब इसे हीट किया जाता है तब क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा है यानी कि 2NaHCO3 ये क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है इन सब चीजों में। अब ये सब चीज क्या है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में, और वाटर में, और CO2 में।
तो यहाँ तक समझ में आया। अब ये चीज मैं क्यों बताया, अब ये आगे आपको समझ में आएगा अगले जन्म में। लेकिन पहले यहाँ पर देखो वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो है, अगर इसका आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे, इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और क्या है भैया साथ में 10H2O, यानी कि पानी के 10 मॉलिक्यूल। तो ये जब मिलता है और पानी के 10 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तब आपका वॉशिंग सोडा बनता है। लेकिन अब ये बनता कैसे है इसको समझते हैं। तो यहाँ जो आपका बेकिंग सोडा था, जब ये वाली प्रोसेस हुई थी, जब इसको हीट किया गया था कुकिंग के दौरान, तब ये यहाँ पर देखोगे Na2CO3 बना था। बस इसी Na2CO3 के साथ लाकर 10 H2O के मॉलिक्यूल जोड़ दोगे ना, तो आपका यही बन के आ जाएगा। ध्यान से देखो, Na2CO3 और इसी के साथ लाकर 10 मॉलिक्यूल जोड़ दो वाटर के, तो आपका वॉशिंग सोडा बन गया। अब देखो जो, अब यहाँ पर एक बार देख लो, देखो Na2CO3 के साथ हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जोड़े, तो Na2CO3 और ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का यूज़ भी बहुत जगह होता है, जैसे रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, और घर और में साफ सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपका रिजल्ट खराब आएगा तो आप वॉशिंग सोडा देख लोगे, क्योंकि तब तो आप ही को पोछा ओछा लगाना पड़ेगा। और शॉप ऑफ में यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है इसका। तो ये था भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, यानी कि पीओपी के बारे में। पीओपी वही जो आपकी दिवालिया पर लगाया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। अब ये बनता कैसे है इसको समझते हैं। तो देखो जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम जो होता है, जिप्सम होता है भैया CaSO4 2H2O होता है। जब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब गर्म करोगे, तब इसका जो H2O का मॉलिक्यूल है हाफ, ये उड़ जाता है। जब उड़ गया तो भैया हाफ है बचेगा, तो CaSO4 पूरा बचा रहता है, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल बचते हैं H2O के, तो हाफ मॉलिक्यूल बचे। तो यही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है पीओपी। अब देखो अगर आप पीओपी में ही H2O को ऐड कर देते हो तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। तो देखो CaSO4 हाफ H2O, लेकिन इसमें हम H2O को लाकर ऐड कर दे रहे हैं, तो ये फिर से जिप्सम में बदल जाएगा। देखो CaSO4 2H2O। अब ये जो पीओपी होता है, इसका यूज कहाँ होता है? तो पीओपी का यूज होता है मेकिंग सरफेस स्मूथ, आपके दीवालों वालों में यूज होता है, यूज्ड इन टॉय खिलौनों उलौनों में, और डेकोरेशन जो मटेरियल होते हैं उसमें यूज होता है, और सपोर्ट करता है फ्रैक्चर बोन, जो प्लास्टर लगता है ना जब हथवा तो टूट जाता है गुड़वा वड़वा, वहां पर भी यूज होता है इसका। तो अगर आपको ये पूरा समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हो, और अगर चैप्टर समझ ना आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर एंड हो जाता है। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि